अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5 राज्यों के हाई प्रोफाइल असेंबली इलेक्शन के प्रचार कार्य अब समाप्त होने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आज राजस्थान की 200 सीटों पर प्रचार कार्य समाप्त हो गया है। राजस्थान में सिर्फ एक ही फेज में 25 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, यानी सैटरडे को, और उस दिन तय होगा कि राजस्थान में राज किसका होगा और राजस्थान का रण कौन जीतेगा। अब इसके बाद बचा है तेलंगाना, जहां चुनाव वोटिंग 30 तारीख को है और 28 को वहाँ मतदान समाप्त होगा। लेकिन राजस्थान बहुत ही हाई स्टेक पॉलिटिकली राज्य है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, राजस्थान की 200 सीटों पर प्रचार कार्य आज समाप्त हो गया। असेंबली के इलेक्शंस राजस्थान के बहुत ही हाई प्रोफाइल इलेक्शन, और इस बार बिल्कुल डिफरेंट बैटल ग्राउंड पर राजस्थान का चुनाव लड़ा गया। राजस्थान में इस बार कोर इश्यूज हावी रहे। इस बार किसी का कोई प्रोपोगेंडा नहीं चला, न सत्ता पक्ष का, न प्रतिपक्ष का, न किसी तीसरे का। इस बार राजस्थान के लोगों ने अपने कोर इश्यूज पर बहुत फोकस किया। आप प्रचार अभियान देखें, चाहे बीजेपी का या कांग्रेस का, इनके प्रचार अभियान में एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, क्या बेनिफिट्स जनता की तरफ पास ऑन कर सकते हैं। दोनों का फोकस उसी पे है। किसी के तमाम कोशिशों के, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद चुनाव में जनता न इधर गई न उधर गई, सीधे चल रही है। इस बार परिवर्तन जो जनता के थॉट प्रोसेस में है 5 राज्यों में, ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के सोचने का तरीका बदल रहा है। अब ये पता चलेगा वोटिंग बिहेवियर से और 3 तारीख को काउंटिंग से। लेकिन ये इस बात की में सच्चाई है बहनों भाइयों कि जनता पर्सनल बेनिफिशियरी स्कीम्स, इस पर बहुत फोकस कर रही है। आप टैबलेट देंगे, हम लैपटॉप देंगे। आप 1500 देंगे, हम 2200 महीना देंगे। आप 2600 में धान खरीदेंगे, हम 3300 में खरीदेंगे। आप 15,000 की चिकित्सा शिक्षा सुविधाएं देंगे, हम 25 लाख की देंगे। इस तरह अपने अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पर्सनल बेनिफिशियरी स्कीम्स की बाढ़ आई हुई है। और इस बार 5 राज्यों में आपने यही महसूस किया होगा कि इस बार किसी का कोई एजेंडा नहीं चल रहा। इस बार क्या चल रहा है? जनता का एजेंडा। एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल पार्टियां कंपेल्ड हैं इस बात के लिए कि जनता को जो चाहिए उस पर बात करो, और एक्चुअल बात होनी शुरू हो गई है। 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि जनता के वोटिंग पैटर्न और उनके बिहेवियर प्रोसेस में क्या कोई अंतर आ रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी के लिए, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अब ये क्या बेनिफिशियरी स्कीम दे पाते हैं और बीजेपी इनसे बेटर कैसे देने की कोशिश कर रही है। तो जहां इनकी सरकार है, अपोजिशन वहां बढ़ चढ़ कर दावे कर रहा है। इंपैक्ट क्या है? और राजस्थान बहनों भाइयों, वीरों की धरती, बहादुरों की धरती, रणबांकुरों की धरती। राजस्थान का नाम लेते ही रोया रोया खड़ा हो जाता है। ऐसे बहादुरों की और जाबाजों की धरती है जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। राजस्थान के लोगों ने सिर कटा दिए, साम्राज्य गंवा दिए, लेकिन अपने सम्मान और स्वाभिमान पर कभी समर्पण की भावना नहीं रखी। ऐसा राजस्थान है। और आज इसलिए वहाँ के आप लोगों को देखें या मिलें या जानते होंगे या वहाँ की पॉलिटिक्स को जानते होंगे, बहुत ही सीधी और सपाट, नेता तक चिन्हित हैं। और राजस्थान के लोगों का वोटिंग पैटर्न भी एक जैसा है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। और राजस्थान जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जिससे छीनता है उसको 5 साल रगड़वा देता है। उदाहरण आपके सामने है। लंबे वक्त तक अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया, इनके बीच मुकाबला रहा है। लेकिन इस बार फ्रंट लाइन पर कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत खड़े हैं और बीजेपी सामूहिक नेतृत्व की बात करती है। क्या यह स्ट्रेटजी बीजेपी को फायदा दे रही है, और या अशोक गहलोत विजय राजे सिंधिया की मैदान में सेनापति के रूप में नामौजूदगी का कोई लाभ पा रहे हैं? क्या मुद्दे चल रहे हैं राजस्थान के भीतर? क्या वो मुद्दे चल रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर हवा बनी? अशोक गहलोत जो इमेज अपनी दिखाना चाहते हैं, क्या वो वाकई उसमें कामयाब हुए हैं, या बीजेपी
अशोक गहलोत के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को उभारने में कामयाब रही है। बहन भाइयों, मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी प्रचार अभियान, प्रबंधन, प्रत्याशियों को उतारने, अपने कैबिनेट मिनिस्टर, हाई प्रोफाइल लीडर्स को उतारने, इन सब में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। रूलिंग पार्टी होते हुए, रिसोर्स होते हुए कांग्रेस को बीजेपी ने राजस्थान के रण में घेर रखा है। मुकाबला भले ही किसी के लिए आसान नहीं हो, लेकिन बीजेपी की आक्रामक प्रचार शैली, संगठन पर प्रबंधन, विचारधारा पर कंट्रोल, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, वर्कर्स और मोदी का चेहरा, यह बीजेपी को राजस्थान में ताकत दे रहा है। हो सकता है लोग इससे सहमत ना हो, कुछ लोग जो कांग्रेस को पसंद करते हो, लेकिन बहनों भाइयों, ग्राउंड की सच्चाई से नावाकिफ नहीं रहा जा सकता। ग्राउंड पर जो चल रहा है उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जनता दरअसल क्या चाहती है। जैसे मैंने क्या कहा डिबेट के प्रारंभ में कि जनता का बिहेवियर प्रोसेस में बदलाव आ रहा है। जनता इधर उधर के मुद्दों पे नहीं, सीधे चलना चाहती है। उसे क्या मिला और उसे क्या मिलेगा, इस पर फोकस्ड है। ये पिछले चुनाव से अंतर है इस बार। ये एक तब्दीली मतदाताओं के सोचने में आ रही है और ये सिर्फ कोई राजस्थान तक नहीं, तेलंगाना तक यही है। एक साउथ डेक्कन का इलाका, एक पश्चिम का इलाका राजस्थान, एक मध्य भारत मध्य प्रदेश, लेकिन बिहेवियर एक जैसा है। कौन क्या चाहता है, तो अब ये तय हो जाएगा कि राजस्थान का रण कांग्रेस जीतेगी या फिर बीजेपी अपना खोया हुआ किला और साम्राज्य छीनने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर दोनों पार्टियों में पेच फंसा है। पायलट आसानी से गहलोत को छोड़ने वाले नहीं है। इस बार मौका भी है उनके पास, दस्तूर भी है और हक भी है। अब देखना है कि क्या रिजल्ट कांग्रेस के लिए आता है। बीजेपी में दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन इस बार अगर बीजेपी को बहुमत मिला तो राजस्थान का राजा कौन होगा, दिल्ली बताएगा। इस बार कुछ बयान सुनिए। कांग्रेस ने आपकी खानों को माफिया के हवाले किया, लेकिन भाजपा यहां के प्राकृतिक सामर्थ्य को यहां के रोजगारों का माध्यम बनाएगी। मेरे परिवारजनों, ये आज पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया मान रही है कि 24 के चुनाव में तीसरी बार केंद्र में फिर मोदी सरकार बनने वाली है। बीते 5 वर्ष जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने राजस्थान में ज्यादा काम नहीं करने दिया। 21वीं सदी में राजस्थान का तेज विकास करने के लिए मुझे यहां भी भाजपा की ही सरकार चाहिए। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मनीष हिंदवी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, इनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है राजस्थान में। नवीन जायसवाल मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं और राजस्थान के मामलों के एक्सपर्ट हैं। अमिताभ भूषण सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नवीन जायसवाल जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे चाहता हूं और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम सबको बताइए राजस्थान में क्या हो रहा है। नवीन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नवीन जायसवाल जी, ओके, मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने के लिए। संजय चौधरी जी, किस आधार पर आपकी पार्टी ये क्लेम करती है कि आप राजस्थान जीत लेंगे? आपके पास नेतृत्व तो किसका है वहां पे? संजय चौधरी जी, आवाज आ रही है? देखिए, हम इस आधार पर राजस्थान को जीतने की बात कर रहे हैं क्योंकि हाँ आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट, गो अहेड। देखिए, राजस्थान की सीमाएं 3 राज्यों से मिलती हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से।
और इन तीनों राज्यों की तुलना में राजस्थान में बैठा हुआ आम आदमी जब कंपेयर करता है कि राजस्थान में महंगाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से ज़्यादा है, क्योंकि महंगाई पर प्रमुख रूप से जो असर डालता है वो पेट्रोलियम डालता है। पेट्रोल और डीजल वहाँ महंगा है और महंगाई की दर राजस्थान में ज़्यादा है। दूसरी बात, बेरोजगारी की दर भी 26% से ज़्यादा है, जो इन भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। तीसरी बात की अगर चर्चा की जाए तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। और चौथा एक जो बात है कि जिस राज्य में राज्य का नेतृत्व आपस में लड़ने लग जाता है, हमने देखा है, हमारे सामने उदाहरण है, उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण है कि कैसे अखिलेश और शिवपाल जी लड़े थे, सत्ता चली गई। पंजाब में हमने देखा है अमरिंदर सिंह और सिद्धू जी को, कांग्रेस का जो सत्ताधारी दल था उसको लड़ते हुए देखा है। तो अगर सत्ता में रहने वाले लोग अगर सत्ता में संघर्ष करते हैं, आपसी प्रतिद्वंदिता करते हैं, तो हमने देखा है कि जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती। मुझे लगता है कि जो बेसिक पैरामीटर ऑफ पॉलिटिक्स है, वो चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिलाओं का उत्पीड़न हो और चाहे नेतृत्व की कुशलता हो, इन चारों पैमाने पर अगर जनता निर्णय करेगी तो निश्चित रूप से वो पाएगी कि कांग्रेस राज्य का शासन चलाने के लिए समर्थ नहीं है, जबकि बगल के राज्यों में उससे बेहतर पैरामीटर्स पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसी स्थिति में, परिस्थिति में बेहतर ढंग से काम करके दिखा रही हैं। और मुझे लगता है कि ये चारों पैमाने पर अगर जनता निर्णय करेगी, जैसा कि मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में बताया, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि इस बार किसी का कोई एजेंडा या किसी का कोई प्रोपोगेंडा नहीं चला? इस बार जनता अपने इश्यूज को लेकर बहुत अधिक कंसर्न्ड है। देखिए, मुझे लगता है कि इसका निर्णय तो चुनाव परिणाम के आने के बाद ही बेहतर ढंग से सामने आएगा, क्योंकि कौन सा इशू चलता है ये चुनाव के बीच में उतना नहीं पता चलता। निर्णय आने पर निश्चित रूप से उसका विश्लेषण होता है। और राजस्थान की जनता अपने पड़ोसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा किए जा रहे बेहतर शासन को देख रही होगी, और मुझे लगता है कि इसी आधार पर वो पा रही होगी कि समान परिस्थिति होने के बावजूद भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाई। और सत्ता का संघर्ष एक लंबी कतार है कि जब सत्ता में संघर्ष होने लग जाता है तो वो राजनीतिक दल जनता का विश्वास खो देता है। मुझे लगता है कि यह भी एक बड़ा आधार बनेगा। मनीष सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता। मनीष जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपना किला बचा कैसे पाओगे, और आपके यहाँ के झगड़े और गुटबाजी की भी चर्चाएं हैं, क्या ये आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, और आप किस आधार पर क्लेम कर रहे हो कि आपकी वापसी होगी? किया क्या है आपने वहाँ पे? देखिए, जो झगड़े और गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपस में, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि आपस में सहमति राजस्थान में थी, तो अगर मैं इस बात से इनकार करता हूं तो गलत करूंगा। लेकिन उन मसलों को एमिकेबली सॉर्ट आउट कर लिया गया है। सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर, और राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक मजबूत विजय की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात करने की है। देखिए, ये पहली बार है राजस्थान में, और आपने खुद बताया कि राजस्थान पिछले कई बार से ऐसा हो रहा है कि सरकारें चेंज किया करता है, यूं चलती है। लेकिन इस बार अगर आप देखिएगा तो सरकार हमारी है और हमारे खिलाफ कोई आंधी नहीं है, या भाजपा के फेवर में कोई आंधी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए हो पाया है कि गहलोत जी ने राजस्थान की जनता की नब्ज को समझा है और उनके हिसाब से काम किया। जैसे सबसे प्रमुख चीज़ जो आपको हिट करती है वो है स्वास्थ्य। हम पिछले कोरोना काल के बाद खास तौर पे देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य है वो बहुत हिट करता है। चिरंजीवी योजना के तहत जिस तरीके से आम राजस्थान के लोगों को टच किया गया और उन तक फेवर पहुंचाया गया कि अगर आप बीमार हो रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि अपराध नहीं होते हैं, लेकिन अपराध होते ही जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई वहां पर हो रही है और तुरंत अशोक गहलोत जी खुद इंटरवीन कर वहां पर मुद्दों को रिजॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनता के बीच क्या चला इस बार? कोई प्रोपोगेंडा किसी का आपका भी नहीं चला? नहीं, हम प्रोपेगेंडा चला भी नहीं रहे। हम तो लगातार, अगर आप देखिए तो 7 गारंटी की बात कर रहे हैं, हम तो बार बार एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, हम बार बार महंगाई को कैसे नियंत्रित करेंगे उसकी बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, जो गारंटीज हम दे। हम अगर आप पहले दिन से चुनाव देखिएगा तो बार बार सिर्फ जनता से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप नोटिस करिएगा तो अभी जो प्रधानमंत्री जी की
रैली निकली वहां पर, उसमें उन्होंने फिर वापस जयपुर वाली तुष्टीकरण करने की कोशिश की। कहा राजस्थान में शोभा यात्राएं नहीं निकल पाती, मतलब फिर वही हिंदू मुसलमान और तुष्टीकरण की क्या ये चला जनता के बीच? मैं ये नहीं कहता है चला कि नहीं चला, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि ये लोग वापस फिर वही कोशिश कर रहे हैं, उसी तुष्टीकरण की, उसी हिंदू मुसलमान करने की इलेक्शन को कोशिश कर। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने मन से ये बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आप देखिए सरकार बनती है, आप ब्रिजेश जी एक बात और, गहलोत या पायलट, ब्रिजेश जी एक बात और, अभी कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले इन्होंने पूरे राजस्थान के पेपरों में एक पुरानी न्यूज जो कन्हैया लाल वाली थी वो बड़े बड़े उसमें छपी और छोटा सा ऊपर लिखा हुआ था कि ये विज्ञापन है। आप सोचिए कि वो पुरानी घटना जिसमें जो कल्प्रिट्स थे वो पकड़ लिए गए, कन्हैया लाल के परिवार को एडुकेटली कंपनसेट किया गया, उसको अभी छापने का क्या मतलब था? फिर वही हिंदू मुसलमान। तो ये जो प्रोपेगेंडा, ये बाज नहीं आएंगे, प्रोपेगेंडा ही चलाएंगे। और प्रधानमंत्री जी तो वहां अपना प्रचार कर रहे हैं। अभी आपने दिखाया, वो कह रहे हैं कि साहब वो 24 में मेरी सरकार बनने जा रही, तो अपने सरकार के लिए ज्यादा परेशान है। शुक्रिया। पायलट या गहलोत? ये तो गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, इसमें कहीं कोई बट कन्फर्म है? हाँ कन्फर्म है। पायलट को कुछ नहीं मिलेगा? गहलोत जी के चेहरे पर चुनाव नहीं, वो सरकार में शामिल रहेंगे, वो हमेशा तो हमारे अभिन्न अंग हैं, वो हमेशा शामिल। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रोहित, थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। पहले नवीन जायसवाल मेरे साथ शामिल हो चुके हैं इस परिचर्चा में, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजस्थान के राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। जायसवाल जी, आपका शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर, ये राजनीति में, राजस्थान के रण में क्या चल रहा है और आप हमारे साथ क्या जानकारी, वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के कैंपेन स्ट्रेटजी और लोगों के बीच क्या चल रहा है, इसको बताएंगे? देखिए, मैं भी आपको सुन रहा था और बात जिस तरह से हो रही थी कि चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से एक ही मुद्दा है, अशोक गहलोत सरकार की कामकाज का मुद्दा है। 7 गारंटियां जो दे रहे हैं और लगातार उसी पर फोकस है कांग्रेस का पूरी तरह से। पूरा जो कैंपेन चल रहा है वो अशोक गहलोत सरकार के कामकाज क्या रहा है, क्या उन्होंने दिया है और आगे क्या देने जा रहे हैं, 7 गारंटियां, सिर्फ उसी पर कांग्रेस का पूरा फोकस है। और यदि हम बात करें कि अगर आप टेबल पर बैठकर बात कर रहे होते हैं किसके पास अच्छी योजना है, कौन क्या अच्छा दे सकता है, तो शायद कांग्रेस को चुनाव जीत जाना चाहिए जिस तरह से उनकी योजना है, क्योंकि उसके मुकाबले बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसी योजना पेश नहीं कर सके हैं। और वाकई में जिस तरह से स्वास्थ्य बीमा 25 लाख का दिया जा रहा है, या ओपीएस का मुद्दा है, ओपीएस के मुद्दे पे बीजेपी बात नहीं कर रही है। मगर चुनाव सिर्फ इन गारंटियों पर ही नहीं लड़ा जा सकता है। बीजेपी जिस तरह से जो कैंपेन चल रहा है, बीजेपी ने महंगाई को इशू बनाने की कोशिश की। अशोक गहलोत ने अगर महंगाई राहत के कैंप लगाए थे, राहुल गांधी सभाओं में कहते रहे, तो बीजेपी ने कहीं एक तरह से मुद्दा बनाने की कोशिश की महंगाई को, कि राजस्थान में महंगाई, पेट्रोल का इशू को लेकर आए कि आसपास के राज्यों में, यूपी के अंदर, हरियाणा में, गुजरात में पेट्रोल सस्ता, राजस्थान में महंगा। हालांकि मध्य प्रदेश में से ज्यादा महंगा, उसकी बात वो नहीं करते हैं, वो अलग बात है। मगर राजस्थान में उन्होंने एक भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार आई तो पेट्रोल सस्ता करेंगे, तो एक महंगाई को इशू बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या महंगाई कोई मुद्दा बन पाया राजस्थान में? पेट्रोल की कीमत की महंगाई अगर आप तुलना करेंगे हरियाणा से या गुजरात से या यूपी से, तो वो बॉर्डर के स्टेट के अंदर, बॉर्डर के जो जिले हैं वहां पर वो मुद्दा है। पेट्रोल की कीमतें का मुद्दा, अगर आप एक आम आदमी को कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपए अगर अंतर है, तो वो लोगों को नजर आता है जी। अब वो कितना कारगर साबित होता है, लोग उस पर कितना ध्यान देते हैं, वो 3 तारीख का आपके रिजल्ट के बाद आप इस तरह की चीजों को जोड़ सकते हैं। मगर अगर बीजेपी भरोसा दिलाती है उसके अंदर कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, तो वो मुद्दा बनता है। बीजेपी का जो मेन फोकस रहा है, फिर भी जो बड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रधानमंत्री हर सभा के अंदर, अपनी पहली सभा से अंतिम सभा तक सबसे ज्यादा उन्होंने हाइप दी है। वो हर सभा के अंदर सबसे भ्रष्ट सरकार है, ईडी की कार्रवाइयां वगैरह जो हुई है उससे कुछ माहौल बनाने की कोशिश की है, ध्रुवीकरण की कोशिश वो हर सभा के अंदर करते रहे, दंगे की बातें हर सभा के अंदर करते रहे कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, शोभा यात्रा नहीं निकालने दी जा रही है, इस तरह की बातें। वो उनका बीजेपी के मुद्दे जो मैं वो आपको गिनाना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जिन चीजों पर फोकस कर रहा है वो भ्रष्टाचार है, महिलाओं के प्रति अपराध वाला मुद्दा है। मंत्री शांति धारीवाल का जो एक बयान रेप के मामले में उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मर्दों का प्रदेश है, उसको वो हर सभा के अंदर बोलते रहे, तो वो मुद्दे उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़े हैं। भले ही कांग्रेस गारंटी की बात करती है, इसका इम्पैक्ट राजस्थान के लोगों के बीच क्या है? बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए, इम्पैक्ट असेसमेंट आपके हिसाब से क्या है? देखिए, इम्पैक्ट
आप अभी नहीं कह सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता है 3 तारीख तक फंसा हुआ चुनाव है, कोई एक तरफा माहौल नहीं है। आप ये कह सके कि मोदी की लहर है या गहलोत सरकार के कोई खिलाफ लहर है, दोनों चीजें नहीं है। आज की तारीख में यह नहीं कहा जा सकता है कि एक पक्ष का चुनाव है, 3 तारीख तक उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। वसुंधरा राजे सिंधिया फैक्टर की राजस्थान के बाहर भी चर्चा हो रही है, क्या उनको पीछे किया गया? वसुंधरा राजे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बीजेपी ने पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया है। जहां जरूरत पड़ी है वहां उनका इस्तेमाल किया है, जहां जरूरत पड़ी उनके समर्थकों को टिकट भी दिया है और करीब 40 से ज्यादा उनके समर्थकों को टिकट मिला है। वसुंधरा राजे उनके लिए काम कर रही है, वो उनके लिए सभाएं कर रही है लगातार, और अभी तक करीब 40 से ज्यादा सभाएं उनके लिए कर चुकी हैं। वसुंधरा राजे ने मैदान नहीं छोड़ा है। उन्हें भी पता है कि जब विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद जब विधायकों का सामना होगा, तब वो अपना दावा पेश करेंगी। तो शायद उनसे बड़ा कोई नेता नहीं, और अगर उनके पास सबसे ज्यादा अगर एमएलए वो ला पाती है अपने समर्थकों को जिताकर, तो निश्चित रूप से दावा पेश करेंगे। ऐसा लोग कहते हैं कि इस बार अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है राजस्थान में तो दिल्ली तय करेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दिल्ली अपनी मंशा बिल्कुल पहले से ही जाहिर कर चुका है। जो शुरुआत के 6 महीने कह सकते हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई है, पहले वसुंधरा राजे को नजरअंदाज किया गया, फिर जब पहली लिस्ट आपने 41 टिकटों की निकाली तो उसके अंदर बिल्कुल वसुंधरा राजे के समर्थकों को कई टिकट काट दिए गए। तब उस समय साफ नजर आ रहा था कि बीजेपी, या सीधा कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वसुंधरा राजे को बिल्कुल साइडलाइन करने के मूड में है। मगर जिस तरह से बगावत उस पहली लिस्ट के बाद ही हुई है, तब उन्हें समझ में आ गया कि अभी से एजेंडा तय करने की बजाय पहले चुनाव निकाल लिया जाए। तो वही अगर एक एजेंडा और है सर कि गहलोत और पायलट, क्या पायलट को और इंतजार करना पड़ेगा? आज की तारीख में जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, पूरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में कैंपेन है। किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, उनकी सरकार के कामकाज पे लड़ा जा रहा है। आला कमान को जिस तरह से वो दिखा चुके हैं अपनी हैसियत, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आला कमान इस मामले में कोई दखल कर सकता है। मैं तो धारीवाल वाला देखकर हैरान हूं सर, फैसला कर जिसका टिकट पूरी कांग्रेस, आला कमान ने काटा दूसरी लिस्ट में नाम। बिल्कुल, अशोक गहलोत पूरी तरह आश्वस्त थे, शांति धारीवाल पूरी तरह आश्वस्त थे। वो चुनाव नामांकन भरने की घोषणा पहले कर चुके थे। जिनका टिकट फाइनल होने के पहले वो बता चुके थे कि मुझे नामांकन भरना है। और अशोक गहलोत ने जितने भी टिकट बांटना चाहते थे वो सारे दिए हैं। उन्होंने सारे निर्दलीय को टिकट दिए हैं, कांग्रेस के लोगों के टिकट काट कर टिकट दिए हैं, बसपा से आए हुए लोगों को उन्होंने टिकट दिए हैं। जिनका सरकार बचाई थी उनको गारंटी थी अशोक गहलोत की कि जो आज उनका साथ दे रहे हैं वो उनका साथ देंगे। उन्होंने दिया, उन्होंने टिकट दिलाए हैं। शुक्रिया जायसवाल जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, वहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं एक सीट पर। अग्रवाल जी, जैसे हालात राजस्थान में हैं, क्या आप लोगों को खड़े होने की जगह मिली वहाँ पे? ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है जनता के बीच से। होता क्या है ब्रिजेश जी, आप 100 बातें करिए, उसमें से आप एक आध बात चिकनी चुपड़ी कर दीजिए, कुछ झूठ लपेट दीजिए तो बात समझ में आती है। पर आप 100 में से 99 बात जब झूठ करते हैं ना, तब जनता कहती है बस करो महाराज। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी बताया कि राजस्थान 3 स्टेट से बॉर्डरिंग स्टेट है, जो उन्होंने नाम बताए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। आप सोचिए, ज्योग्राफी भी बदलना चाहते हैं। अब ज्योग्राफी कैसे बदलोगे? राजस्थान 5 स्टेट से बॉर्डरिंग स्टेट है, उसमें हरियाणा और पंजाब भी है। अब आप ज्योग्राफी के लिए भी झूठ बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है। 2 राज्य रह गए तो क्या आप इस पे सजा दे दोगे? 2 राज्य खा गए मुद्दे पे। 2 राज्य, मैं यही तो बता रहा हूं आपको कि ये जो झूठ की दुकान खोली है भारतीय जनता पार्टी ने, अब जनता ने इनसे कह दिया महाराज बस करो, अब नहीं सहा जा रहा है। तो जनता समझ चुकी है। आज राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बना है जो अपने काम के ऊपर वोट मांग रहा है, जो धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग रहा है, जो पोलराइज करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो कह रहा है हमने काम किया है और आपको काम दिख रहा है तो आप हमें वोट दीजिए, हम आगे भी काम करेंगे। महंगाई की जहां तक बात हो रही है तो राजस्थान पहला ऐसा स्टेट है जिसने 500 रुपए का सिलेंडर करके दिखाया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि 500 रुपए के सिलेंडर की बात करें। उत्तर प्रदेश में आपकी मजबूत सरकार है। की बात है, कह रहे हैं 450 में सिलेंडर। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है ब्रिजेश जी, कम से कम आपके डिबेट के दौरान ही घोषणा कर दें कि 450 छोड़िए 600 रुपए में उत्तर प्रदेश में दे दो। भैया, उत्तर प्रदेश की जनता ने कौन सा अपराध किया है ये तो बता दो। हम भी उत्तर प्रदेश की जनता है। आप वहां 450 में सिलेंडर दे रहे हो, यहाँ कमिटमेंट करो ना कि यहाँ सत्ता में आओगे तो 450 में दोगे। हम तो अपने काम दिखा रहे हैं, हम तो अपने काम दिखा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः चुनाव होने दीजिए, हम 400 रुपए में सिलेंडर देके आपको दिखाएंगे।
ब्रिजेश जी देखिए, काम दिखाने से होता है, खाली बरगलाने से नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप वहां पे सिलेंडर 400 रुपए में नहीं दे पा रहे हो, पर आप राजस्थान में दोगे, तो इसका मतलब जनता भी समझ रही है। राजस्थान में आपके साथ तो बड़ी गुगली हो गई, सिर्फ एक सीट मिली। आप तो मुझसे बातचीत में दावे बड़े बड़े कर रहे थे, 4 लड़ूंगा, 5 लड़ूंगा, 6 लड़ूंगा। अरे एक दी, वो भी अंतिम में दी। देखिए ब्रिजेश जी, जब रिश्ता होता है तो वो विश्वास का रिश्ता होता है, वो इस चीज का रिश्ता नहीं होता है कि कितनी सीटें मिली और कितनी नहीं मिली। यहां पे मुद्दा यह है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियां जनता पे बहुत भारी पड़ती आपकी चली जा झोली रही हैं। खाली रहे लेकिन कांग्रेस सत्ता में आ जाए। नहीं ब्रिजेश क्या जी, दिन देखने पड़ रहे हैं आपको विजय जी रोहित? देखिए, यहाँ पे हमारा व्यक्तिगत कोई वो है ही नहीं। विजय जी, हमें तो जिस दिन झोली भरनी होगी, हमारी झोली भरने के लिए पता नहीं कितने लोग बैठे हुए हैं। कहाँ भर रहा है ना? है? नहीं आपको खाली पता ही है अरे विजय मुझे जी कुछ नहीं क्या पता। स्थिति है, खाली है, कहाँ देहली खाली पे है। मत्था टेकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं लोग। तो कहाँ ब्रिजेश जी, हमें तो झोली जिस दिन भरनी होगी, मतलब हमें व्यक्ति का झोली भरनी ही नहीं, हमको तो जनता की झोली भरनी है, क्या और जनता बीजेपी की वाले झोली आपके भरने के लिए जो संपर्क में आए सेक्रीफाइस क्या? करना पड़ेगा वो हम करेंगे। बीजेपी वाले आपके ड्योढ़ी पे आ रहे हैं क्या? हमारी डेढ़ी पे मत्था टेकते हैं ब्रिजेश जी, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मत्था टेकने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी हमारी डेढ़ी पे। चौधरियों की डेढ़ी पे मत्था हमेशा टेका गया है और भारतीय जनता पार्टी में सबसे आगे। बातें बड़ी बड़ी पाओगे एक सीट, कोई बात नहीं ब्रिजेश इतना जी, हम तो जनता कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? हम जब जनता के ये लिए स्थिति समर्पित है हैं, ग्राउंड पे। जनता के अगर लिए 150 एमएलए हो गए तो मुझे लगता है मुकुट लगा के घूमोगे। नहीं ब्रिजेश जी, हम जनता को मुकुट जरूर लगा देंगे, ये सत्यता है। अगर you. हमारे 100 एमएलए हो गए तो जनता जरूर मुकुट लगा के घूमे, हम तो ऐसे ही घूमेंगे जैसे अभी फक्कड़ की तरह घूमते हैं। शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और पिछले 50 दिनों से राजस्थान में डेरा डाले हमारे दोस्त अमिताभ भूषण जी कैंपेन से आज लौटे हैं, आज फारिग हुए हैं। तो मैंने कहा ये 50 दिन तक राजस्थान की रेत में घूमे, तो इनसे ज़रा जायजा लिया जाए। अमिताभ जी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद। आपके साथ तो 50 दिन का व्यापक अनुभव है। नवीन भाई भी अभी बता रहे थे राजस्थान की स्थिति, क्या महसूस किया आपने इस बार वहाँ पर? ब्रजेश जी, मैंने 2-3 चीज महसूस किया है। एक तो जो चुनाव को लेकर ये धारणा है, जिसकी चर्चा भी अभी हो रही थी कि किसी एक के पक्ष में न तो कोई बड़ी लहर है, न किसी दूसरे के विरोध में कोई बहुत बड़ी आंधी है, वो परिस्थिति तो नहीं है। दूसरा ये भी है कि संकेत बहुत साफ है कि जो पिछले 25 वर्ष का क्रम चल रहा है राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का, वो इस बार भी दिखेगा। उसकी संभावना पूरी प्रबल है और साफ तौर पर दिखाई देती है। तीसरी एक बात जो दिख रही है वो बहुत दिलचस्प है कि 2008 से ब्रजेश जी अगर आप देखेंगे तो 8 में जब कांग्रेस जीती थी वहां राजस्थान में, 96 सीट कांग्रेस ने हासिल की थी और 36.82% वोट मिला था। बीजेपी 78 सीट और 34 कुछ फीसदी वोट पर थी जी। तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। और 8 के बाद जब 13 में चुनाव हुआ तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव में गई थी, वो मुख्यमंत्री थे। और परिस्थिति ये हो गई कि जो 8 में 96 सीट वाली पार्टी थी वो 13 में 21 सीट पर आ गई। वोट फीसदी में भी 3 से 4% का गिरावट साफ तौर पर दिखा, 33% पर पहुंच गए। बीजेपी 78 से बढ़ के 163 तक पहुंच गई। वोट शेयर में भी इजाफा हो गया, 45% तक पहुंची। अब दोबारा देखिए 8 से 13 की ये स्थिति रही। फिर जब 18 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस समय भी कमोबेश 8 वाली स्थिति होती है। लगभग 99 सीट पर कांग्रेस रहती है, 39% वोट शेयर कांग्रेस को मिलता है। बीजेपी 73 सीटों पर है और 38% वोट शेयर बीजेपी को, महज 1.25% वोट शेयर का अंतर है और कांग्रेस सरकार में आती है। हाँ, मुझे याद है 2008 में मैं पूरा इलेक्शन कवर किया था राजस्थान का। वसुंधरा राजे की सरकार गई थी और अशोक गहलोत आए थे। सीपी जोशी पता है 1 वोट से हार गए थे चुनाव अपना। जी, इसमें एक मैं ये ध्यान दिलाना चाह रहा था ब्रजेश जी, आपके ध्यान में होगा ही ये बात कि अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री जब भी चुनाव, अगर वो 8 से आप देख लें अभी तक का, मतलब इस चुनाव को के पीछे की अगर हम बात कर ले तो हमेशा कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है। पर इस चुनाव में अशोक गहलोत के नेतृत्व को लेकर तमाम तरीके की बात कांग्रेस के भीतर उठी। सचिन पायलट और उनकी लड़ाई बहुत साफ तौर पर दिखाई दी। उनके मंत्री ने लाल डायरी और बाकी जितनी चीजें निकल के आई, रेत माफिया से लेकर तमाम चीजें, इस सब के बावजूद ये चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ रही है। और इस समय कांग्रेस की स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी खराब इससे पहले अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थिति हुई। बीजेपी की ताकत क्या है? तो वो स्थिति, बीजेपी की ताकत और वसुंधरा राजे सिंधिया, ये 2 फैक्टर पर थोड़ा अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर करें।
देखिए, वसुंधरा राजे को लेकर मैंने देखा कि उनके जो रीजन की बात करें तो उसमें 13 में या 8 में या फिर 18 में, जब बीजेपी 18 में हारी थी, तब भी अगर आप वसुंधरा राजे के रीजन को देखेंगे, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाले इलाके को देखेंगे, तो इस इलाके के लोग वसुंधरा के साथ खड़े थे। वहां वसुंधरा ने थामे रखा था, खासतौर पर झालावाड़ में तो उन्होंने बिल्कुल थाम के रखा। तो इस बार भी वसुंधरा राजे की स्थिति कमोबेश वैसी है, लेकिन उनको लेकर एक परिवर्तन मैंने देखा है कि झालावाड़ के लोग इतने आश्वस्त नहीं हैं या उस पूरे रीजन में कि वसुंधरा ही मुख्यमंत्री होंगी। तो आश्वस्त नहीं होने का मतलब है कि उनके वोटर एग्रेसिव नहीं है। एक बात तो ये जो लेकिन सिंधिया की लीडरशिप अनचैलेंज्ड है। वो राजस्थान में आप बीजेपी में वसुंधरा को चैलेंज नहीं कर सकता कोई। बिल्कुल, ये बात बीजेपी के समझ में आई, पर देर से समझ में आई। पहले कार्यक्रमों में वसुंधरा राजे गायब थी पार्टी के तमाम कार्यक्रमों से। अचानक चुनाव के समय उनको पूरे प्रदेश में उनका दौरा कराया गया। एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि उनको इग्नोर नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनके वोटर, उनके रीजन में अगर आप उनके वोटर को देखेंगे तो वो बहुत आश्वस्त नहीं है कि बीजेपी जिस विचारधारा पे काम कर रही है, जो आक्रामक प्रचार अभियान है, मोदी का नेतृत्व है, केंद्रीय मंत्री और टॉप लीडर्स खुद असेंबली इलेक्शंस लड़ रहे हैं, ये ताकत है बीजेपी की या फिर कमजोरी बन गई है? नहीं, निश्चित तौर पर ये ताकत है बीजेपी की। और एक चीज मैंने और भी देखा है कि बाड़मेर में आप देखेंगे तो पिछली बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था। उस रीजन में प्रधानमंत्री की रैली हुई है। इसका मतलब यह है कि मोदी उस हिस्से में घुस रहे हैं या बीजेपी उस हिस्से में घुस रही है जिस हिस्से में कांग्रेस का प्रभाव पहले भी रहा है। पिछले चुनाव में, उसके पहले भी जाएंगे तो जो कांग्रेस के प्रभाव का इलाका रहा है उसमें वहां घुस करके उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो योजनाओं के जरिए राजस्थान सरकार की जो योजना रही है पानी को लेकर के, या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही, दोनों के जरिए राहुल गांधी, अशोक गहलोत ने भी कोशिश की कि वो वसुंधरा राजे के क्षेत्र में घुस करके वहां कांग्रेस के लिए कुछ स्थिति बेहतर कर पाए, पर वैसी बहुत तस्वीर बेहतर मुझे नहीं दिख पाई है। किसी का कोई कम्युनल एजेंडा चला? कम्युनल एजेंडा निश्चित तौर पर चल रहा है। सचिन पायलट के इलाके में अगर आप देख लें तो कम्युनल एजेंडा चल ही रहा है, और इसलिए चल रहा है कि आबादी देखिए ना, अब बीजेपी पूरे राजस्थान में एक भी मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाई, कांग्रेस ने 16 मुस्लिम कैंडिडेट बनाया है। तो वहां जिस तरीके से भी कन्हैया लाल का जिक्र हो रहा था, खुद सीएम के इलाके से लेकर के और सचिन पायलट तक पहुंच जाइए, इस तमाम इलाकों में जितनी कोशिश ध्रुवीकरण की हो सकती थी वो हुई है। बालकनाथ जी के कई बयान हैं, उसको भी देख लीजिए। तो उस सब से असर क्या है, इम्पैक्ट क्या है? और है इम्पैक्ट क्या है जी? इस सब का इम्पैक्ट यही है कि बीजेपी, चूंकि सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे कांग्रेस की सरकार पर, और आपस में जो कलह रहा, जिस पायलट को टेक ऑफ करने की जवाबदेही होनी चाहिए थी, उस पायलट को कांग्रेस ने हमेशा हमेशा लैंडर की भूमिका में रखा। उसका असर ये हो गया कि गुर्जर समुदाय जो है उसके भीतर एक अविश्वास पनपा, और आज के समय में कांग्रेस की वो स्थिति नहीं रही जो 18 में थी। 18 में आप देखिएगा सारे गुर्जर कैंडिडेट बीजेपी के हार गए थे। सचिन पायलट के कारण उस समाज में बड़ी भूमिका हो गई थी कांग्रेस की, लेकिन इस समय वो परिस्थिति नहीं है। राजपूत समुदाय जो वसुंधरा राजे को लेकर नाराज था, आनंद पाल की हत्या का जो इनकाउंटर हुआ था उसके बाद, वो इस समय उस तरीके से मुखर नहीं है वसुंधरा के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ। उसी तरीके से जाट बिरादरी में आप देखेंगे तो वहां भी किसी एक दल को लेकर या एक तरफ की कोई परिस्थिति नहीं है। तो जातियों के भीतर भी आप देखेंगे ना, तो किसी एक को लेकर के बहुत आकर्षण या उत्साह नहीं। आपके मुताबिक चुनाव फंसा हुआ है और किसी के लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं है, करेक्ट? नहीं, चुनाव मेरे हिसाब से साफ है, चुनाव फंसा नहीं है। लेकिन हाँ, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, तमाम विवाद के बाद भी कांग्रेस राजस्थान में अपेक्षाकृत बेहतर करने जा रही है, और बीजेपी सरकार की तरफ बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री की स्थिति नहीं। अमिताभ जी शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस डिबेट में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के बीच जिस तरह से राजस्थान में रण खुला हुआ है, वैसे ही अगर आप तेलंगाना में देखें तो बीआरएस और कांग्रेस के बीच ज़बरदस्त टक्कर चल रही है। क्या फीडबैक है आपके पास इन दोनों राज्यों का? देखिए, चुनाव जो है वो समीकरण से और मैसेज से बनते और बिगड़ते हैं। राजस्थान
हिंदी भाषी राज्य है, जहां पर बहुत दारोमदार निर्भर है दोनों पार्टियों का, कांग्रेस का और भाजपा का। और चुनाव प्रचार अब वहां समाप्त हो गया है। अब जनता मतदान से फैसला करेगी कि किसकी सरकार आएगी। लेकिन हम लोग जिसको चुनाव में कहते हैं कि बहुत कांटे की टक्कर चल रही है और एकदम नेक टू नेक फाइट है, पता नहीं क्या होगा, कई बार ऐसा परिणाम आता है कि एक तरफा हो जाता है, सफाया हो जाता है लोगों का, बाद में कहा जाता है कि अंडर करंट था, हम लोग समझ नहीं पाए। क्या राजस्थान इस तरह की कोई मिसाल पेश करने जा रहा है? इस तरह का कोई माहौल वहाँ पर है? ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा प्रमुखता से कि जो हिंदी भाषी 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अगर भाजपा को जीत की सबसे ज़्यादा संभावना कहीं दिखती है तो वो राजस्थान में दिखती है। और उसके पीछे एक कारण ये रहा है कि हर 5 साल में वहाँ सरकार बदलती है। 5 साल की इंडियन कंपेसी के बाद जनता उसको रिपीट नहीं करती, दूसरी पार्टी की सरकार आती है और संयोग से अभी कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में भाजपा के लिए एडवांटेज बनता है। तो एक परंपरागत बात मैंने कही। दूसरी, राजस्थान में भी अमिताभ भूषण जी ने कहा, बहुत अच्छा विश्लेषण उनका था कि गुटबाजी ने कांग्रेस का मैसेज खराब कर दिया, उसको काफ़ी नुकसान हुआ गहलोत और पायलट की लड़ाई का। और ये लड़ाइयाँ जब हो जाती हैं तो इनके परिणाम अंत में हार के रूप में भी सामने आते हैं और कई सारे स्टेट का भी आप लोगों ने देखा है। तो अगर बीजेपी जीतती है राजस्थान में और कांग्रेस हारती है तो स्वाभाविक है कि गुटबाजी कांग्रेस को ले डूबी और शायद इसके बाद गहलोत का राजनीतिक सफ़र भी बहुत लंबा नहीं होगा। 5 साल के बाद उनका सियासी सफ़र लगभग खत्म के कगार पर होगा और सचिन पायलट अभी युवा हैं, वो आगे लंबे समय तक कांग्रेस की सियासत को निभाएंगे। देखिए ब्रजेश जी, एक बात और दिखती है कि अगर छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भाजपा हार गई तो मरहम लगाने के लिए भी तो कोनो राज चाहिए। वहाँ तो कम से कम राजस्थान से तो इतना उम्मीद है कि मरहम लगा देगा थोड़ा बहुत। अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी करना है और राहत अगर आ गई तो फिर ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, तेलंगाना भी है, 17 लोकसभा की सीटें हैं, वहाँ करीब 80 लोकसभा सीटें इन 5 राज्यों से आच्छादित हैं और यहाँ पर करीब 76 लोकसभा पे भाजपा का कब्जा है। तो ये एक माहौल तो ये 5 राज्यों के चुनाव बनाएंगे देश में। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ लोकसभा की 25 सीटों में से 25 भाजपा जीती। अब सरकार कांग्रेस के और लोकसभा में 1 सीट पे खाता नहीं खुला। ये भी विचित्र जनता का मैंडेट है और उसकी सोच है और उसका आशीर्वाद है जिस तरह से वो सरकारों को देती है। तो बहुत सारी बातें ऐसी रही हैं जो 3 तारीख को जब मतगणना होगी तब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अभी तो हम लोग कहेंगे कि कांटे की टक्कर है। पता नहीं कांटे की टक्कर है कि एक तरफा मामला है। वैसे जब 100 सीट पे बहुमत होता है तो पिछली बार तो लड़खड़ात कांग्रेस बनी थी, कभी 99 हो जाए, कभी 101 हो जाए, वो तो चल गई 5 साल सरकार। नहीं तो मध्य प्रदेश में देखिए 1.5 साल में गिर गई थी। तो अब आप जानते हैं सियासत के समीकरण। खैर सुनिएगा एक साहित्य बढ़िया सा आज दोहा है जी कि राजनीति की सड़क पर जलने लगे अलाव और मुद्दा गरमाने लगा आया आम चुनाव। ज्वालाएं उठने लगी चुनावी लाए और जितने आदमखोर थे सब बन गए दुधारू गाय। और बेकारी बढ़ते गए गरीब, पर नेताओं के यहाँ बढ़ते रहे नसीब। और जितनी बिजली राशन मुफ्त में बनवा दिए मकान और वोटों की खातिर रोज करते हैं कन्यादान।
बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि राजस्थान और तेलंगाना में क्या माहौल है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के क्या एजेंडा है और जनता भी इस बारे में क्या ओपिनियन रख रही है। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, जिस तरह से अपोजिशन और हमारे एक्सपर्ट्स भी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी ओपिनियन ये है कि कोई लहर जैसी चीज़ नहीं है और वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसकी बात आप कर रहे हैं वो कोई लहर की शक्ल नहीं ले पाया। देखिए, जहां दो राज्य में दो पॉलिटिकल पार्टी सीधे सीधे लड़ती है, वहां थोड़ा सा भी प्लस माइनस स्विंग बड़ा अंतर करती है। और मुझे नहीं लगता कि किसी चुनाव में चुनाव के विश्लेषक या जानने वाले किसी लहर की कल्पना करते होंगे। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। हमने अभी पंजाब में भी देखा था, कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर कैंपेन चली है और वहाँ से हमें जो लोग वहाँ पर गए हैं, उस चुनाव में लगे हैं, उनके अपना जो फीडबैक है वो निश्चित रूप से इस बात को बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मार्जिन के साथ राजस्थान में लौट कर आएगी, क्योंकि वहाँ के जो जमीनी हालात हैं वो भविष्य के कोई सपने नहीं है। जमीनी हालात बताते हैं कि महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर और लड़ते हुए राजनीतिक नेतृत्व के आधार पर वहां कांग्रेस का नेतृत्व वर्तमान हालत में इस प्रकार का संदेश नहीं दे पाया कि वो 5 सालों में कोई बेहतर राज्य के आधार पर वहां की जनता को कोई बहुत बेहतर अपना शासन दे पाया हो। और इसी आधार पर निश्चित रूप से वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के बेहतर राजनीतिक नेतृत्व के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी और स्थायी से स्थायी सरकारों को नेतृत्व के आधार पर लड़ते हुए देखने के बाद जनता का विश्वास डोल जाता है। वो चाहे 77 की जनता पार्टी हो या आपने तेलुगु देशम में देखा होगा कि कैसे तेलुगु देशम के एक बड़े नेतृत्व के बाद वो राजनीतिक दल हार जाता है। उत्तर प्रदेश में भी हमने अखिलेश शिवपाल जी को भी देखा है, पंजाब में भी हमने देखा है। राजनीतिक नेतृत्व जब संघर्ष करेगा सत्ता में रहते हुए, जनता उसको सबक सिखाएगी। क्यों? क्योंकि जनता अपने विश्वास के साथ उन्हें राजनीतिक नेतृत्व देती है और वो राजनीतिक दल के नेता अगर इस प्रकार का संघर्ष करेंगे, जनता उन्हें निश्चित रूप से सबक सिखाएगी और इस सबक को राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को भोगना पड़ेगा। नवीन जायसवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। नवीन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस कम्युनल एजेंडे के बार बार चलने का जिक्र आ रहा है और अमिताभ जी भी अभी जिक्र कर रहे थे, विशेष तौर पर हिंदू मुस्लिम का मैटर हो या कन्हैया लाल वाला इशू हो, क्या ये कोई प्रभाव छोड़ पाया है राजस्थान में इस बार चुनाव में? प्रभाव छोड़ पाया है, उसके नतीजे क्या रहे वो तो शायद काउंटिंग के बाद पता चलेंगे। मगर कैंपेन के अंदर बीजेपी का ये लीड एजेंडा रहा है, पार्टी का रहा है, पार्टी के नेताओं का रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, अमित शाह का रहा है। और उन्होंने लगातार हर सभा के अंदर ये बताया, हर सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो दंगे बंद हो जाएंगे। वो ध्रुवीकरण कराने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, हर सभा के अंदर कोशिश की है। जोधपुर के दंगों की बात की उन्होंने, जयपुर के दंगों के हालांकि बहुत बड़ी घटनाएं नहीं है, मगर इस तरह से उन्होंने पेश किया है कि राजस्थान में बहुत बड़े संख्या में दंगे होते हैं। आज भी अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो छोटी बड़ी जितनी भी घटनाएं थी उनको सबको एक साथ फहरिस्त बनाकर गिनाने की कोशिश की कि राजस्थान में लगातार दंगे होते हैं और हमारी सरकार आएगी तो हम उसको बंद करेंगे। तो बीजेपी ने इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं छोड़ा है, उसको लगातार गरमाने की कोशिश की। अब उसका नतीजा क्या आता है, लोगों पर कितने अपील करता है, वो 3 दिसंबर को पता चलेगा। ऑलराइट, नवीन जी हमारे साथ बने रहिएगा। मनीष सिंधवी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि आप जैसे अभी क्लेम कर रहे थे हिंदवी जी कि आपके लिए बड़ा क्लियर रास्ता है, केक वॉक है। आपने अमिताभ भूषण की बात सुनी, कई जगह आप लोग घिर चुके हैं। नहीं, देखिए, अमिताभ जी की जो अपनी एनालिसिस मैं उस पर उंगली नहीं उठाऊंगा। हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो 5 साल में अशोक गहलोत ने काम किया, आप थोड़ा ये भी नोटिस कई जगह कम्युनिटीज का विश्वास आपको नहीं मिला जिसका जिक्र वो कर रहे थे, उसका भी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, पिछले 5 सालों में जिस तरह के माहौल रहे, खासतौर से कोरोना में, बार बार संजय जी बेरोजगारी की बात करते हैं, थोड़ा ये लोग ग्राउंड लेवल की रियलिटीज से कटे हुए रहते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं।
राजस्थान टूरिज्म आधारित इकोनॉमी है। 15% जीडीपी का वहाँ जो हिस्सा है वो टूरिज्म से है। और आप जानते हैं कि कोरोना में सबसे ज़्यादा हिट होने वाला सेक्टर था टूरिज्म। और तो जब टूरिज्म हिट हुआ तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी थी, वहाँ पर 50% पर आ गया था पूरा जो पर्यटन का क्षेत्र था। लेकिन उसको जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने संभाला, पूरे देश में कहीं नहीं, लेकिन अशोक गहलोत जी 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। तो अगर हम आम जनता से नहीं जुड़े हुए थे तो आम जनता तक 500 का सिलेंडर क्यों पहुंचा रहे थे? महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। हमने कहा नहीं कि आम आदमी को क्या चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य हम आपको 25 लाख तक का बीमा दे रहे थे जो 50 करने जा रहे हैं, शिक्षा हम आपको फ्री दे रहे हैं, किसानों तक हम पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम आम आदमी से जुड़े हुए हैं। एक बात सारे लोगों ने कही है, आप आदरणीय नवीन जी की बात सुनिए, अमिताभ जी की बात सुनिए, हम पूरा का पूरा चुनाव अशोक गहलोत जी के काम पे लड़ रहे हैं। पूरा का पूरा चुनाव, हमने कोई कम्युनल एजेंडा नहीं, कोई जातिगत एजेंडा नहीं, कुछ नहीं। हम पूरा चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं काम पर अशोक गहलोत के। और इस बार भी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने 5 साल में ये काम किया है और अब आगे हम इस तरह से काम करेंगे। ओपीएस की बात कौन करता है? हम कर रहे हैं। नई नौकरियों देने की बात कौन कर रहा है? मोदी जी तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे रहे थे, क्या हुआ उसका? सब जुमले थे, लेकिन हम दे रहे हैं नौकरियां। तो सवाल इस बात का है कि हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं और अपने किए हुए काम के आधार पर ही चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस का शाही परिवार उनके पीछे पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री खुद शाही अंदाज में जीते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं और दूसरों पर उंगली उठाते हैं। देखिए, कोई उनके पीछे नहीं पड़ा है, वो लोगों के पीछे पड़े हैं। जिस तरीके से वो अपनी इस देश की सियासत को और खासतौर से फेडरल स्ट्रक्चर को जितना आदरणीय मोदी जी ने नुकसान पहुंचाया, मुझे नहीं लगता कि पिछले 75 सालों में उतना नुकसान किसी ने पहुंचाया होगा। आपको भी याद होगा कि एक दौर था सियासत का कि जब पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में बैठते थे, मिलते जुलते थे, बात करते थे। वो परंपरा मोदी जी ने खत्म कर दी और दुश्मनी पर ला दिया। जिस तरह का भाव ये दूसरों के प्रति रखते हैं, जिस तरह से इन्होंने क्या कहा, बटन ऐसा दबाओ कि सामने वाले को फांसी दे दो। अरे ये चुनाव हो रहा है, यहाँ किसी को फांसी नहीं देनी है। जनता के बीच हम जाएंगे, आप जाएंगे, जिसको पसंद करेगी उसको वोट देंगे। हर व्यक्ति का, हर नेता का चुनाव लड़ने का अंदाज होता है। नहीं तो वही आप ये क्यों कंपेल करते हैं? नहीं, आपकी तरह तो मैं इसी अंदाज की तो बात कर रहा हूं कि ये अंदाज इस देश में तरीका होता है। नहीं, मैं कहता हूं ये अंदाज इस देश में 70 सालों में कभी नहीं रहा कि हम विपक्ष के नेता को दुश्मन माने। हम ये मानते थे कि हमारे बीच में मतभेद है, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। दुश्मन जिस तरीके से ईडी पूरे चुनाव में, संजय जी रुकिएगा, मैं आऊंगा थोड़ा, ये राउंड चुनाव में अगर सबसे ज्यादा मेहनत किसी ने की है तो ईडी ने की है। चाहे आप, ठीक है सर, उसको भी क्रेडिट दे दो। रोहित अग्रवाल, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे राजस्थान देख लीजिए, ईडी बीजेपी अपना एजेंडा सेट करने में तो कामयाब हो गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है इन सीनियर जर्नलिस्ट लोगों से बात करने के बाद। नहीं, अभी बात हो रही थी नेतृत्व की, ये वसुंधरा राज सिंधिया जी का अपमान क्यों किया जा रहा है? भाई उन्होंने तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी काम किया है और मैं हमदर्दी रखता हूं उनसे। और उसके बाद उनका जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, क्या राजस्थान की जनता माफ कर देगी? बाउंस बैक हुई है अभी तो ये लोग बता रहे थे। नहीं, तो वो जो अपमान है, राजस्थान की जनता के अंदर राजपूताना खून है। राजस्थान की जनता ने मुगलों के साथ जिस तरीके से जो है शौर्य दिखाया, जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने हमेशा शौर्य गाथा की एक रचना की है। मुगल से लड़े, मुगलों से लड़े, और उसके बिना तो पूरा नहीं होगा चुनाव ना, बिना मुगल बिल्कुल नहीं होगा। तो और वसुंधरा राजे का मुगल ना ऐसा हो कैसे? नहीं, वसुंधरा राजे जी का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्या आपको लगता है कि जनता कभी भारतीय जनता पार्टी को माफ कर पाएगी? उनकी नेता है, वो फिक्र करें, आप क्यों चिंता में घुले जा रहे हो? मुझे हमदर्दी है। क्यों हमदर्दी है आपको? नहीं, उनके परिवार ने काफी सेक्रीफाइस किया है और इस तरीके से उनके परिवार को दरकिनार कांग्रेस गाली देती है उनके फैमिली को, आप कह रहे हो कि बड़ा सेक्रीफाइस इस तरीके से उनके परिवार को दरकिनार करना, उनका अपमान करना, ये कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता और आपको उनकी इज्जत की बड़ी चिंता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी बात होनी चाहिए। अगर कोई सम्मान है समाज का, अगर कोई सम्मान है समाज का, तो उसका सम्मान सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, भले ही वो विपक्ष का नेता क्यों। ये डुअल गेम खेल रहे हैं। ये डुअल गेम नहीं है विजेश जी, ये डुअल गेम नहीं है। देखिए, मैं एक बात और बता दूं आपको कि कभी किसी दौर में अगर डाकुओं का एक गिरोह बहुत तरक्की करने लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि लूटपाट का रास्ता ही सही है। देखिए, रास्ते तो हमेशा विचारधारा के रास्ते हमेशा विचारधारा के ठीक होते हैं, और विचारधारा थोड़ा अति नहीं कर रहे हो आप? नहीं, अति नहीं। जनता उनको चुन के भेज रही है, नहीं पसंद करेंगी बाहर। यही तो मैं कह रहा हूं कि जनता की पसंद को नापसंद किया भाजपा ने, और जनता की पसंद को दरकिनार किया भारतीय जनता पार्टी ने। अपमान किया वसुंधरा राज सिंधिया जी के परिवार का, वसुंधरा राज सिंधिया जी का। तो आज इससे पहले अमिताभ जी के पास चलूं। धन्यवाद रोहित जी।
नवीन जी कुछ कहना चाहते हैं। नवीन जी, मैं 30 सेकंड है सर मेरे पास आपके लिए, बोले कुछ कहना चाहते हैं। मैं रोहित जी जो बात कर रहे थे कि उनको चिंता हो रही थी वसुंधरा राजे की, मैं वही बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से यहाँ पर यही माहौल बनाते रहे हैं कि खड़गे का अपमान हो रहा है, वो दलित है फिर भी कांग्रेस के पोस्टरों में नजर नहीं आ रहे हैं। राजेश पायलट का अपमान किया है कांग्रेस ने, तो वो वही राजनीति है जो रोहित जी बता रहे हैं। उसके पहले कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके कि वसुंधरा राजे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और उसके बाद उनके ये अपोजिशन वालों की अपनी कोई चिंता नहीं है, ये वसुंधरा राजे की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। वो राजनीति है। हाँ, ऑलराइट। अमिताभ भूषण जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सर अब आप एक लार्जर पिक्चर बताइए कि राजस्थान 25 तारीख को क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन वो कोई बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं होगी। किसी एक पक्ष को इतना जो कहते हैं ना भरपूर बहुमत, उस तरीके से नहीं है, लेकिन बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार जा रही है, पर कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है। कांग्रेस इससे बुरी स्थिति में थी, वहां से कांग्रेस ने अपनी सेहत बहुत हद तक सुधारी है। लेकिन अंत में जो बात अभी हो रही थी मान अपमान की, यही होता है नैरेटिव और परसेप्शन का गेम। ब्रजेश जी, जिस तरीके से ये बात सही है कि वसुंधरा राजे की उपेक्षा जितनी बीजेपी कर सकती थी बीजेपी ने किया, और समय पर जिस तरीके से उनका उपयोग करना था बीजेपी अगर मैं रोकता नहीं तो रोहित अग्रवाल रोने लगते, आंसू निकल आते इनके। वसुंधरा राजे लेकिन रुक जाओ भाई, रुक जाओ, नेता है। तसल्ली करो रोहित, रुक जाओ। कांग्रेस क्यों बेसब्र हो रहे हो? कांग्रेस में आप देखिए रोने ना लगना, रोना नहीं भाई। जब सचिन पायलट और राजेश पायलट साहब का जिक्र मोदी जी कर रहे थे, तो आप पूछे आम गुर्जर वोटर से, गुर्जर वोटर के भीतर क्या वो धारणा बलवती हुई है कि नहीं जो मोदी बनाने की कोशिश करे, वो पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पा रही। कांग्रेस जवाब दे रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने अपमान नहीं किया है, लेकिन वोटर के भीतर जो धारणा मोदी बनाना चाहते थे वहां तक वो पहुंचे हैं। वो वसुंधरा को लेकर कांग्रेस नहीं बना पाई। और आखिरी में मैं यही कहूंगा कि राजस्थान चुनाव की जो बड़ी तस्वीर है उसको इस तरीके से देखिए कि जो बात मूर्खों के सरदार से शुरू हुई, जेब कतरे से होकर पनौती तक पहुंच गई है, अब वो सारे लोग मनौती में लगे हुए हैं देवी देवताओं के कि किसी तरीके से कुछ जादू हो जाए, किसी तरीके से कोई बड़ा चमत्कार हो जाए, लैंडस्लाइड और सामने जब जादूगर हो तो दूसरों का जादू चलना थोड़ा तो कठिन करेंगे ही, निश्चित तौर पर। ऑलराइट। संजय चौधरी, आप कुछ कहना चाहते थे? गो एट सर, 20 सेकंड बचे हैं, बोलिए। वसुंधरा राजे पे बोलेंगे तो हाँ, अच्छा लगेगा। सुन लो बात को, सुन लो। नहीं अच्छा लगेगा। 10 सेकंड सम्मान पे 2 शब्द बोले तो अच्छा लगेगा। सुनो, हाँ बोलिए संजय जी। तो वो अरे भैया, अरे वसुंधरा राजे के नाम पे आप साहब वो है, कर रहे हो। बसपा लड़ी थी और बसपा के सारे विधायकों को अपने अंदर कर लिया था। रोहित सुन लो, बड़ी नेता रही है, रोहित सुन लो, कई बार मुख्यमंत्री रही है। दूसरा, आप वो कर रहे हो। अरे सुन लो, शब्द नहीं निकल रहे। सुन लो यार, क्यों बहस का स्तर गिराते हो? रोहित, क्यों बहुत अच्छी डिबेट गई है, और फिर कोई जूता दिखा देता है तो नाराज हो जाते हो। वो उस राज्य की महारानी रही है, आप उनका अपमान क्यों करना चाहते हो भाई? रोहित, बड़ी अच्छी डिबेट गई है, अगर एक दूसरे को सुन ले तो बहुत मजा आएगा। ऐसी डिबेट करते हो तब ब्रजेश भाई कम से कम इनको समझाया कीजिए। ऐसी बहस में ऐसी तरह से बोलते तभी इनको लोग जूता दिखा देते हैं। आपको और इनको नहीं, ये बात मत बोलिए, ऐसी बात मत करना चाहता हूं। कांग्रेस की ही सरकार की थी और देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी, चरण सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, और राजनारायण से लेकर और सारे दलों के नेता जेल के अंदर बंद थे, कोई बचा नहीं था इंदिरा गांधी के जमाने पर। तो मुझे लगता है कि एक ही पक्ष की बात मत कीजिए। कांग्रेस के भारत के अंदर सारे विपक्ष के नेताओं को एक साथ जेल के अंदर रखने का कार्य आज की बात करिए। थैंक यू। और मैं संजय चौधरी जी आपको और रोहित अग्रवाल, आप दोनों लोगों को कल चाय पर आमंत्रित करता हूं। मेरे साथ चाय पीजिए और अपनी असहमतियां दूर करिए, और हमें डिबेट अच्छे से करनी चाहिए। आप दोनों का और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं तो हमेशा अच्छे से बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत आभार कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।